नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा जो यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो मैं सामाजिक अध्ययन वाला पार्ट आपको करा रहा था, जो प्राइमरी सुपर टेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था, वो उसकी हम आज अगला टॉपिक लेकर आ गए हैं। और वो हमारा टॉपिक होगा हमारा संविधान और हमारा शासन व्यवस्था। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। संविधान से रिलेटेड एक ही टॉपिक में इस बुक में दे दिया गया है, जिसको हम आज कवर कराने वाले हैं। हालांकि इसको हम लगता है कि 3 पार्ट में कराएंगे, क्योंकि ये इसमें ज़्यादा प्रश्न लगभग 100 प्रश्न के साथ दिए हुए हैं, जिसकी व्याख्या के साथ हमें आपको कराना है। तो आज का हमारा जो इसका पार्ट 1 होगा, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। लगभग 40 प्रश्न जो है हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। पीछे के जितने भी टॉपिक इसमें दिए गए हैं, अगर उन टॉपिक की वीडियो अगर आप नहीं देखेंगे तो प्लेइंग लिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हमारी शासन व्यवस्था, हमारा संविधान, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आप प्राइमरी सुपर शिक्षक भर्ती की तैयारी करते होंगे तो आप वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर कर दीजिएगा। और साथ ही साथ एक बात बता गए कि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड चाहे यूपी टेट, सी टेट, सभी के नोट्स अगर फ्री में उपलब्ध पाना चाहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम पर चला जाना है। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर आपको फ्री में मिल जाएगा। या इस एजुकेशन क्लासेस रामू के नाम से आप सर्च कर लीजिएगा, हमारा चैनल जो है आपको मिल जाएगा। वहाँ पर फ्री में PDF मैं देता रहता हूँ। तो चलिए, आज का हमारा प्रश्न है पहला, और ये प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा संविधान सभा के सदस्य थे। इसमें से सदस्य थे वो आपको बताना है। कि काफ़ी अंदर प्रश्न पूछ दिया है, ऐसे प्रश्न नहीं पूछा जाता है। फिर भी इसका उत्तर सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। श्री रणवीर सिंह हुड्डा जो है वो संविधान सभा के सदस्य थे। यहाँ पर इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संविधान निर्माण में 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक आयोजित की गई थी। संविधान सभा विधानसभा निर्माती संस्था थी और संविधान के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री रणवीर सिंह हुड्डा संविधान सभा के सदस्य थे। इनका जन्म हरियाणा के रोहतंग जिले में हुआ था। तो याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 को बैठक पहली होती है। उसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। उसके बाद 11 दिसंबर को जो बैठक होती है, 2 दिन बाद, उसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ध्यान रखिएगा ये दोनों डेट। और 13 दिसंबर को उद्देशिका प्रस्ताव जो है, इसी 1946 में ही 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देशिका प्रस्ताव पेश करते हैं कि हमारा संविधान कैसा होगा, उस उद्देशिका प्रस्ताव में। इसीलिए उद्देशिका को हमारे संविधान की आत्मा कहा जाता है। पॉइंट ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरा है कि ग्राम पंचायतों का कार्य है। ग्राम पंचायतों का कार्य क्या है, तो ये सभी हो जाता है। डी वाला विकल्प, इसमें ज़्यादा लप्पू चुप्पू वाली बात करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है कि जल संसाधनों का रख रखाव, स्कूल का निर्माण और BPL विद्यार्थियों की सूची तैयार करना, ये सभी ग्राम पंचायतों का कार्य हो जाता है। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। वही बात यहाँ पर कहा गया है कि ये सभी कार्य जो उसके ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं। ज़्यादा समय लेने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे, अगला तीसरा प्रश्न है कि भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या था। बहुत महत्वपूर्ण घुमाकर प्रश्न पूछा गया है। तो भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य की अगर हम बात करें तो वो हो जाता है डी वाला विकल्प, क्योंकि इसमें सभी आ जाएंगे। नागरिकों की बात हो रही है और नागरिकों में चाहे बच्चे, पुरुष, महिला जो भी हो, सभी आ जाएंगे। तो इस तरह से हम डी वाले विकल्प के साथ जाएंगे। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है कि राष्ट्रीय गीत की रचयिता कौन है। एक होता है राष्ट्रीय गान और एक है राष्ट्रीय गीत। तो राष्ट्रीय गीत की पूछे तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो इसके रचयिता है। पॉइंट ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रीय गान के तो रविंद्रनाथ टैगोर। आगे चलते हैं इसकी व्याख्या। अच्छा, आगे पॉइंट कुछ और देख लेते हैं। देखिए, इसमें दिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। आपको पता ही होगा, इसको 65 सेकेंड में गाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय जी हैं। आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट है, इसको 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया था। देखिए, 22 मार्च 1957, ये तो बहुत लेट है, ये गलत है जी, ध्यान रखिएगा। ये गलत नहीं है, ये गलत है, ध्यान रखिएगा। 22 मार्च को नहीं, इसको अपनाया गया था 24 जनवरी को, 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, क्योंकि 49 में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था।
26 जनवरी 1949 को, तो 24 जनवरी 1950 को जो है इसको अपनाया गया था। साफ साफ लिख देता हूँ, 24 जनवरी 60 में और 1950। पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये गलत है, ठीक है ना, इसको मत चाहिएगा, ये बुक में गलत छपा हुआ है। 24 जनवरी 1950, इसी दिन भी राष्ट्रगान भी अपनाया गया था। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा, राष्ट्रगान भी इसी दिन अपनाया गया था, दोनों राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान। और इसी दिन एक और काम हुआ था, जो प्रथम राष्ट्रपति जो बने हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसी दिन उनको पद दे दिया गया था राष्ट्रपति का। तो इस तरह से हमारा ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, महत्वपूर्ण था, इस गीत का प्रथम पद राष्ट्रगीत के रूप में लिया गया था। उसके बाद राष्ट्रीय चिन्ह आपको पता होगा कि अशोक के सारनाथ लाट स्तंभ से लिया गया है। पीठ पीठ सताए 4 सिंह हैं, 4 सिंह की प्रतिमा आप देखे होंगे, उसमें दिया रहता है और सिंह को नीचे एक वक्र चक्र है और चक्र के बाईं तरफ अश्व और घोड़ा और दाईं और बैल सांड दिए हुए हैं। इसको 26 जनवरी, इसके 2 दिन बाद है, 26 जनवरी 1950 को इसको स्वीकार किया गया था। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय कैलेंडर, अच्छा, ये राष्ट्रीय कैलेंडर 22 मार्च 1957 को स्वीकार किया गया था। शक समवत पर आधारित है। 78 ईस्वी में कनिष्क के शासनकाल में से ही स्वीकार किया, ये आया था। शक समवत पर आधारित था, ये 78 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था शक समवत का, और कनिष्क था उस समय शासक, और इसको स्वीकार किया गया था 22 मार्च 1957 को अपने संविधान में। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं और अगला हमारा पॉइंट है पाँचवा प्रश्न कह रहा है कि राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है। तो राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है, आपको पता होगा। अध्यक्ष कौन होगा, राज्यसभा। अब देखिए, एक होता है संसद, ध्यान रखिएगा, एक होता है संसद के 3 अंग हो जाते हैं। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा और एक राष्ट्रपति हो जाता है। तो जो राज्यसभा होता है वो 80 के और लोकसभा 81 और ये तो 52 के तहत राष्ट्रपति होते हैं। तो 79 के तहत संसद होता है। इसके अध्यक्ष की बात करें तो उपराष्ट्रपति जी होंगे। इस समय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं वर्तमान में। तो ध्यान रखिएगा, ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और यहाँ पर पूछा गया है कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है ना। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है। राज्यसभा ही है ना, हाँ राज्यसभा है। चलो आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6वां है कि किस देश के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है, तो यूएसएसआर। पहले यूएसएसआर हुआ करता था, रूस जिसको कहते हैं, अब तो रूस नाम हो इसका। पहले ये हुआ करता था, 1993 में इसका विघटन हो गया था। कई देश इससे टूटे थे, 15 देश लगभग टूटे थे। तो तब से ये डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। आपातकाल की स्थिति जर्मनी से। यूनाइटेड किंगडम से अपना जो संविधान की प्रक्रियाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, ये सभी यूनाइटेड किंगडम से ही लिया गया है। तो हमारा विकल्प डी वाला सही हो जाएगा। आगे चलते हैं और अगला हमारा प्रश्न है, यहाँ देख लेते हैं। अनुच्छेद 51 क में रखा गया है, ध्यान रखिएगा, भाग 4 के अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्य को रखा गया है, जिनकी संख्या 11 है। तो पॉइंट ध्यान रखिएगा, सोवियत संघ रूस से लिया गया है। बस इतना पॉइंट है इसमें। प्रश्न नंबर 7वां, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया गया था। तो राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत दोनों को एक ही दिन 24 जनवरी 1950 को, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं राष्ट्रगान। जनगण मनगण आपको पता ही होगा, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचा है। 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था और इसको 52 सेकेंड में गाया जाता है। और विशेष परिस्थिति में 20 सेकेंड में गाया जाता है। जब शॉर्ट फॉर्म में गाना होता है तो 20 सेकेंड में इसको गा लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, भारतीय संविधान का निर्माण निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर हुई थी, ये बताना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है, इसमें काफ़ी लोग फंसते हैं। तो चलिए बताइए, इसका विकल्प जो सही होगा वो होगा कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर जो है भारतीय संविधान की निर्माण किया गया था। तो कैबिनेट मिशन आपको पता होगा 3 सदस्य थी, जो कि क्लीमेंट एटली जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने भेजा था भारत में संविधान निर्माण करने के लिए। इसी को कैबिनेट मिशन के आधार पर ही हमारे संविधान का निर्माण रखा गया था। क्रिप्स मिशन जो है 1942 में आया था, 1942 में आया था, और ये 1946 में आया था। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये 1946 में आया था, 1942 में आया था। ये लिख देता हूँ साफ साफ, 1942 में कौन आया था, क्रिप्स मिशन, और ये
1946 में आया था। पॉइंट ध्यान रखिएगा इसका अंतर। क्रिप्स मिशन आया था, ये भी संविधान के लिए। इसमें एक बात कही गई थी कि जो भारत का संविधान है वो भारतीयों के अनुसार भारत के अधिक लोग होंगे, लेकिन गांधी जी ने इसको नकार दिया था। इसी के बाद तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया था, इसी क्रिप्स मिशन के बाद ही। तो उसके बाद में उसी आंदोलन के उग्र हो गया था, तो जिसके वजह से जो काफ़ी दबाव पड़ा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पर, तो उन्होंने कैबिनेट मिशन भेजा था। ठीक है ना, 1946 में आया था, ध्यान रखिएगा 1946। इसी के आधार पर कैबिनेट मिशन के आधार पर ही भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 9। भारतीय संविधान द्वारा कब अपनाया गया? तो अंगीकृत किया गया, पूछा तो 26 नवंबर 1949 को, और लागू जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ध्यान रखिएगा 1950 को लागू हुआ था पूर्ण रूप से। आगे चलते हैं, ज़्यादा इस पर बात करेंगे, समय ज़्यादा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? विकल्प सही नहीं है, सुमेलित करना है यहाँ पर, ध्यान रखिए। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकदम सही है। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सही है। संघ शक्ति समिति एकदम पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि केंद्र में इनकी काफ़ी पावर हुआ करती थी। प्रारूप के भीमराव अम्बेडकर ही हैं, संचालन के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हैं। तो तीनों विकल्प तो सही है। आगे विकल्प दिया गया है, नहीं दिया गया है, तो चलिए वो सब सही है। 3 ही दिए गए हैं इसमें, 4 नहीं, चौथा नहीं ले पाया हूँ लगता है। प्रश्न नंबर 11 है कि भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से, सबको पता है आयरलैंड से लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद कब से? 36 से 51 के बीच जो है नीति निर्देशक तत्व है, ये राज्य की शासन व्यवस्था के नियंत्रण में आता है। नीति निर्देशक तत्व मतलब उल्लेखनीय है, राज्य की शासन व्यवस्था से रिलेटेड। पॉइंट महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है नीति निर्देशक तत्व। चलिए यहाँ पर कुछ और पॉइंट है जो देख लेते हैं। मौलिक अधिकार न्यायिक पूर्ण विलीन संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से, क्योंकि ब्रिटेन का शासन था तो वही व्यवस्था भारत में भी अपनाई गई। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, आपातकाल की स्थिति जर्मनी से, और मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। ये न्यायिक पूर्ण विलोकन जो दिया गया है ये 137 अनुच्छेद के तहत बहुत महत्वपूर्ण है। ये सुप्रीम कोर्ट को अधिकार मिलता है कि वो किसी भी कानून संबंधी उसकी जाँच कर सकता है और संविधान के अनुरूप न पाने पर उसको समाप्त भी कर सकता है, इसी अनुच्छेद के तहत। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, न्यायिक पूर्ण विलोकन। हाई कोर्ट को है, सुप्रीम कोर्ट को, ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार मिला है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 12। 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 11वीं और 12वीं तो बहुत महत्वपूर्ण है। 11वीं और 12वीं ये दोनों ध्यान रखिएगा। 11वीं और 12वीं अनुसूची, 11वीं पूछा है तो किससे रिलेटेड है? ये ग्राम क्षेत्रों से रिलेटेड है। ग्राम स्थानीय जो स्वशासन होता है उससे रिलेटेड ये 11वीं अनुसूची है। और 12वीं पूछ दे तो शहरी क्षेत्र नगर निगम से रिलेटेड होता है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग ए वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा 12 का। व्याख्या भी दिया होगा तो देख लेते हैं। प्रश्न नंबर व्याख्या, 73वें संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची 1992-93 में, 73वां संविधान संशोधन 1992 और 93 में ये जोड़ा गया था। इसके 29 कार्य क्षेत्र हैं, पॉइंट ध्यान रखिएगा, 29 कार्य क्षेत्र हैं। ग्राम क्षेत्रों से रिलेटेड तो 29 कार्य क्षेत्र, लेकिन शहरी क्षेत्रों वाला जो नगर निगम वाला होता है उसमें 18 कार्य क्षेत्र होते हैं। वो 74वां संविधान संशोधन 1993 वो भी होता है 93। ये पॉइंट बस ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 13। शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन के संबंध में भारतीय संविधान की किस अनुसूची में प्रावधान किया गया है? किस अनुसूची में? तो वही पूछ दिया 12वीं, अभी मैंने जो बताया किसके रिलेटेड, तो शहरी क्षेत्र से रिलेटेड। तो 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची की बात करें तो ये 74वां संविधान संशोधन, आपको पता होगा 1993 रख सकते हैं आप, सही रहेगा। 93 जो है 19 और 18 कार्य क्षेत्र इसमें है। और ग्रामीण वाले में 29 कार्य क्षेत्र हैं, ये भी पूछा गया है प्रश्न, तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, बहुत महत्वपूर्ण है दोनों पॉइंट। यहाँ दे दिया है 93 में 1974 में संविधान संशोधन 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, शहरी क्षेत्र से संबंधित है और इसमें 18 कार्य क्षेत्र, 18 विषय भी कह सकते हैं सम्मिलित है। ठीक है ना, महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न 14 सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। चलिए हम यहीं पर मिलान कर देते हैं, विकल्प की जरूरत ही नहीं है। चलिए अनुच्छेद 14 ये मौलिक अधिकार से रिलेटेड है। अनुच्छेद 14 आपको बताना है। अनुच्छेद 14 की बात कर रहा है तो 14 में क्या आता है? समानता का अधिकार, पहला का हमारा मिल जाएगा दूसरा से। 17 स्पृश्यता, ये चौथा से साथ मिलेगा। ठीक, अब 19
स्वतंत्रता कहाँ है, अभिव्यक्ति सीधे मिल जाएगा। और 21 जो है प्राण देने की स्वतंत्रता, इसको जीवन का अधिकार भी कहा जाता है, जीवन का अधिकार। 21 अनुच्छेद को बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न पूछेगा कि जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद को कहा जाता है, तो अनुच्छेद 21 को ही कहा जाता है, जिसमें प्राण देने की स्वतंत्रता की बात हुई है। पॉइंट ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अब इसमें सही पूछ दिया है तो 14 ए का हो जाएगा हमारा दूसरा, ए का दूसरा किस में दिया गया है, तो ये वाला विकल्प पहला ही हमारा विकल्प सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, बहुत महत्वपूर्ण है, किस अनुच्छेद में है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 15 का किस अनुच्छेद में है, तो वो है हमारे 21 का। आपको पता हो ना, अभी हमने 21 पढ़ा कि प्राण दैहिक स्वतंत्रता, और 21 क में ये है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के जो होते हैं उनको निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था कराना, ये राज्य सरकार का दायित्व होता है, या सरकार का बी वाला विकल्प जो इसका सही हो जाएगा। महत्वपूर्ण पॉइंट है। और ये कब हुआ था, तो देखते हैं 46वें संविधान संशोधन 2002 दिया भी गया है यहाँ पर। तो 86वें संविधान संशोधन 2002 में यह 21 क में जोड़ा गया, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था। आगे चलते हैं, अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण संबंधी व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 20 में जैसे आप कोई अपराध किए हैं तो उसमें आपको संरक्षण दिया जाता है अनुच्छेद 20 के तहत। अनुच्छेद 24 है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कल कारखानों में जोखिम कार्य पर नहीं किया जा सकता, ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 14 भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 16, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसको क्या कहते हैं, अनुच्छेद 32। इसी को तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान का आत्मा ये है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि भारतीय राज्य संगठन के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है। यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि पंचायती राज्य संगठन की बात हो रही है, और पंचायती राज्य संगठन किस अनुच्छेद में, तो ये अनुच्छेद 40 में किया गया है, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। ये नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 36 से 51 अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 40 के तहत राज्य सरकार को ये अधिकार होता है कि वो पंचायती राज व्यवस्था जो है अपने राज्य में बढ़ाएं, व्यवस्थाएं करें, उसके रिलेटेड जो है इसी अनुच्छेद के तहत वो करता है। 17। प्रश्न नंबर 18, अच्छा इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण ये पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 39 पूछा जाता है, कई बार ये प्रश्न पूछा है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये अनुच्छेद 39 की बात करता है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, 40 में 41 कुछ विशेष दशाओं में काम, शिक्षा, लोकतंत्र, सहायता पाने का अधिकार आप दे सकते हैं, ये राज्य सरकार को है, इस पर चुनौती आप नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। क्योंकि 37 अनुच्छेद डायरेक्टली यही बात कहता है कि ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। जो नीति निर्देशक तत्व में जितने अनुच्छेद है वो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, मतलब कि चुनौती आप नहीं दे सकते अनुच्छेद 37 के तहत। ठीक, तो पॉइंट ध्यान रखिएगा। आप जब कुछ काम दे देते हैं तो काम न्याय संगत होना चाहिए, मानवीय दशा ठीक होनी चाहिए, अनुच्छेद 42 कहता है। अनुच्छेद 43 कहता है कि इतना वेतन दे दो, पैसा इतना दो कि उनका जो जीवन व निर्वाह हो जाए, ठीक है ना, जीवन निर्वाह हो जाए, इतना पैसा देना है आपको, अगर आप काम दे रहे हैं, काम न्याय संगत है तो 43 अनुच्छेद के तहत पैसे की बात होती है उन सब की जो जिनको रोजगार दिया जाता है। प्रश्न नंबर 18, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, आपको पता होगा 11। पहले कितनी थी, 10 थी, 11 जो होगी ये लास्ट में जोड़ा गया था, आपको पता ही होगा। तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अच्छा ये एक चीज ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है कि इस किस समिति की सिफारिश पर इसको जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य के रूप से, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको जोड़ा गया था। पॉइंट ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। प्रश्न नंबर 19 है कि उत्तर प्रदेश राजस्थानी स्वशासन कानून संशोधन अधिनियम 1994 किस संविधान संशोधन के बाद बनाया गया था, तो ये जो है किस संविधान संशोधन के बाद बनाया गया था, प्रश्न नंबर 19, तो ये हमें 74वां संविधान जो पंचायती राज व्यवस्था वाला होता था
उसी के बाद इसको बनाया गया था। बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 आ जाते हैं, भारतीय का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त किए जाते हैं? तो 148 के तहत, जिसको CGA कहा जाता है, उसी को। ये 148 से 104(8) से 151 अनुच्छेद के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। ये 51 है, 151 इसका अनुच्छेद। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है ये अनुच्छेद 48, बस इतना ध्यान रखिएगा, ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 21 है कि सदन के बैठने के लिए गण पूर्ति के लिए कितने सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होती है? मतलब जितने सदस्य चुने गए हैं सदन के, उन सदस्यों के कितने सदस्य होने चाहिए अगर बैठक होती है? तो प्रश्न नंबर 21 का कितने सदस्य? तो 1/10 सदस्य होना चाहिए। अगर कोई बिल भी पास होता है तो इतने सदस्य होने चाहिए। बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 22 संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार क्या है? तो यह एक विधिक अधिकार हो गया है। मौलिक अधिकार पहले था, यही तो पहले 7 मौलिक अधिकार थे, अब तो 6 मौलिक अधिकार हो गए हैं। इसको हटा दिया गया है एक मौलिक अधिकार, और वह यही था, विधिक अधिकार हो गया है। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 22 का। अब कौन से अनुच्छेद में, तो याद रखिएगा, यहाँ आपको बता देता हूँ, कहाँ गया जी, ऊपर है ना, यहाँ देख लीजिए। 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसको 300 क में रख दिया गया है। इसको विधिक अधिकार बनाते हुए 300 क अनुच्छेद में रख दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। तो पॉइंट ध्यान रखिएगा 22 प्रश्न का। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 23 नगर निगम के प्रमुख को कहते हैं? नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न, ध्यान रखिएगा। ए वाला विकल्प 23 का सही हो जाएगा। नगर निगम के प्रमुख को मेयर कहते हैं। नगर निगम के प्रमुख को महापौर या मेयर कहते हैं। इनका कार्य नगर में पानी, साफ सफाई, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा संबंधी व्यवस्था कराना इन्हीं का कार्य होता है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से किस राज्य में नगर निगम नहीं है? अच्छा, यूपी में कितने नगर निगम है? एक चीज बताइए, 17। अगर पूछे कि मंडल कितने हैं यूपी में, तो 18। एक का अंतर है। किसी में नगर निगम नहीं है? तो आजमगढ़ में नगर निगम नहीं है, बाकी तीनों में नगर निगम है, क्योंकि इनकी संख्या भी तो 17 है। अब 75 जिले हैं, 75 जिले में 17 नगर निगम है। तो मेन जो सिटी होती है वहाँ पर ये होते हैं। तो ध्यान रखिएगा 24 का बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। 24 का। आगे चलते हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में नगर निगम नहीं है, जबकि अलीगढ़, गोरखपुर, मुरादाबाद जनपद में नगर निगम है। प्रश्न नंबर 25 वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम है? वहाँ प्रश्न भी पूछ दिया। 17 बी वाला सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। 18 क्या है? मंडल हैं। मंडल यूपी में कितने मंडल पूछे तो 18, नगर निगम पूछे तो 17। पॉइंट ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। ये वीडियो तो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम है। उत्तर प्रदेश में 17वां नगर निगम जो है वो लास्ट वाला शाहजहांपुर है, जिसकी घोषणा 2018 में हुई थी, अप्रैल में नगर निगम बना दिया गया था। प्रश्न नंबर 26 जिला पंचायत का सचिव कौन होता है? बहुत महत्वपूर्ण निचले स्तर का प्रश्न है, जो कि पूछा जाता है एग्जाम में ज़्यादातर, ये ठीक है ना, महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर बताइए, जिला पंचायत का सचिव कौन होता है? जिला पंचायत का सचिव की बात करें तो मुख्य विकास अधिकारी होता है। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। मुख्य विकास अधिकारी या पंचायती विकास अधिकारी भी आप कह सकते हैं, या पंचायती अध्यक्ष भी इसको कहा जाता है। जैसे देख लेते हैं, त्रिस्तरीय व्यवस्था में सबसे शीर्ष स्थान पर जिला पंचायत होता है, आपको पता होगा, ठीक है ना। एक जिला पंचायत ब्लॉक स्तर पर एक होता है, एक ग्राम स्तर पर होता है, तो ये सबसे ऊपर जिले स्तर वाला होता है। जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव क्षेत्र की वयस्क जनता द्वारा किया जाता है। जिला पंचायत का सचिव जिला का प्रमुख विकास अधिकारी या पंचायती राज अधिकारी होता है। पॉइंट ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं पंचायती राज अधिकारी या मुख्य विकास अधिकारी भी हो सकता है। जिला पंचायत जिले के ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए, जैसे सड़क, पुलिया आदि बनाने का कार्य जो है इन्हीं लोगों के जिम्मे होता है, जिला पंचायत के क्षेत्र में होता है। अच्छा, यहाँ पर होता क्या है, देखिए, एक होता है ग्राम स्तर पर, पता है आपको, एक होता है ब्लॉक स्तर पर, और एक होता है जिले स्तर पर। तो यहाँ पर होता है, जैसे आप लोगों के गांव में जो पंचायत का चुनाव होता है, आप लोग सुने होंगे, पंचायत का चुनाव होता है जिसमें 8 से 9 मौजू को रखा जाता है, 9 गांव को एक में रखकर पंचायत का चुनाव होता है, ठीक। उसी तरह ये होता है, वो जो पंचायत के चुनाव वाले जो सदस्य जीतते हैं, तो वो जाकर एक सदस्य का चुनाव करते हैं, तो वही जिला पंचायत का अध्यक्ष बनता है। वही चीज़ यहाँ पर बात होती है, ध्यान रखिएगा। एक तो होता है प्रधान का चुनाव,
एक होता है बीटीसी का चुनाव और एक होता है जिला पंचायत का चुनाव। जिला पंचायत में आपके सदस्य चुने जाते हैं, ठीक है ना, जिला पंचायत में सदस्य चुने जाते हैं और वहीं जो जिला पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं उसी चुनाव वहीं लोग एक आदमी को अध्यक्ष बनाते हैं अपने जिले स्तर का, ठीक है ना। इसमें बहुत बिक्री खरीद वाला सिस्टम चलता है, ये आप लोग ग्राम स्तर से होंगे तो जानते होंगे। प्रश्न नंबर 27, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम पास कब किया गया था? तो 1947 में। सी वाला विकल्प 27 का सही हो जाएगा। पॉइंट ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है 27 का सी वाला विकल्प। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 28, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? देखिए वही पूछ दिया 11वीं 12वीं सूची में, तो किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, क्योंकि पहले 73वां आएगा उसके बाद 74वां आता है, तो सी वाला विकल्प इसका सही हो जाता है। ठीक, आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 29, 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहाँ से किया गया था? सभी लोगों को पता होगा, नागौर राजस्थान से शुरू हुआ था। डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, डी वाला विकल्प 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ राजस्थान के नागौर से हुआ था। ध्यान रखिएगा, राजस्थान के नागौर से 2 अक्टूबर, ध्यान रखिएगा 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती भी है, तो पॉइंट ध्यान रखिएगा, और 2 अक्टूबर को ही अहिंसा दिवस मनाया जाता है, तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछ सकता है। प्रश्न नंबर 30 है कि भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति द्वारा किया गया है? चलिए बताइए, किस समिति द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत की बात होता है? तो बलवंत राय मेहता समिति। अशोक मेहता द्विस्तरीय पंचायत की बात करता है। जीवी के राज्य समिति 4 स्तरीय पंचायत की बात करते हैं। तो विकल्प के अकॉर्डिंग ए वाला विकल्प सही हो जाएगा, त्रिस्तरीय पंचायत। पता है ना, जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर वाली पंचायत की व्यवस्था जो है बलवंत राय मेहता जी ने दिया था। महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा, 1957 में दिया था बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 कह रहा है कि पंचायती चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होती है? बहुत महत्वपूर्ण, जब आपके महत्वपूर्ण है, क्योंकि वोट तो आप किस उम्र में देते हैं? 18 वर्ष की उम्र में, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको कितनी उम्र होनी चाहिए? 21 वर्ष की उम्र आपकी होनी चाहिए अगर आप पंचायत का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, 21 वर्ष। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 32। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा होता है? विकल्प आपके सामने बताइए, इसका जो विकल्प से होगा बी वाला, मेला एवं बाजार, ठीक है ना, ये ग्राम पंचायतों के आय का स्रोत होता है। आगे चलते हैं, मेला और बाजार ये लिखा ही गया है। चलिए आगे, प्रश्न नंबर 33। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? अब केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, मैंने बता दिया। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में नियुक्त होती है? तो राज्यपाल में नियुक्त होती है। सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो पद धारण करते हैं। जब तक राष्ट्रपति का मन रहेगा तब तक वो रख सकते हैं उनको राज्यपाल के पद पर, किसी भी राज्य के, ठीक है ना। आगे चलते हैं और अगला हमारा प्रश्न है सी प्रश्न है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। राज्यपाल का संवैधानिक प्रमुख होता है, राज्य स्तर का होता है। राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाती है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। 5 वर्ष तो ऐसे रहेंगे और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक रह सकते हैं। मतलब 5 वर्ष से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं। इसके बीच में अगर हटाना है तो राष्ट्रपति जब चाहे तब हटा सकता है। ठीक, आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 34। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने की वाली प्रथम महिला कौन थी? किसी राज्य की पूछा है ना, सरोजिनी नायडू। बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रथम महिला उत्तर प्रदेश की थी, राज्यपाल बनी हुई थी, तो डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। सभी लोग जानते होंगे सरोजिनी नायडू को। सरोजिनी नायडू। चलिए, प्रश्न नंबर 35। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की संख्या कितनी है? विधान परिषद की बात हो रही है। चलिए बताइए, कितनी संख्या विधान परिषद की? तो कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में? 35। प्रश्न का उत्तर कौन सा सही होगा? ए वाला विकल्प 100 सीटें जो है विधान परिषद की उत्तर प्रदेश में है। तो ध्यान रखिएगा, कितनी? 100 सीटें हैं, ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब पूछेगा कि विधान परिषद की 100 सीटें, ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। चलिए, अच्छा, विधान परिषद की बात हो रही है तो कुछ और भी बातें बता देता हूँ। जैसे कि विधान परिषद की बात करें तो कौन कौन से राज्य में है विधान परिषद, बताइए। चलिए मैं बता रहा हूँ,
भी मजा कर। चलिए ये है तेलंगाना, ध्यान रखिएगा मैं लिख नहीं पा रहा हूँ इस पर, तो तेलंगाना और यू है, यू से क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश यूपी, ई बिहार हो जाएगा, ई महाराष्ट्र हो जाएगा, मध्य प्रदेश न जाइएगा महाराष्ट्र क्योंकि यम ए है तो महाराष्ट्र ध्यान रखिएगा, इसको शॉर्ट फॉर्म में एमएच लिखते हैं ना। और ये जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया है, ध्यान रखिएगा क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है तो इसको हटा दिया गया है। और ये है कर्नाटक। बस यही तो कितने बचे 1 2 3 4 5 बचे राज्य हैं, 5 में अभी है, 6 में था, अब इसको समाप्त कर दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला हमारा प्रश्न है 100 सीटें हैं विधान परिषद की, आपको पता होगा। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? देखिए यही प्रश्न मैं बता रहा था, यही प्रश्न आ गया। देखिए अभी हमने बताया कि उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, बिहार में है, और कौन सा? एक तेलंगाना छूट रहा है, एक कौन सा छूट रहा है? कर्नाटक छूट रहा है, और एक कौन सा छूट रहा है? तो 3 2 5 हो गया, और इसमें जो है विधान परिषद नहीं है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं और 37 प्रश्न के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय 5 रीट जारी करता है? ये तो उच्च न्यायालय है, मतलब हाई कोर्ट, और एक होता है सुप्रीम कोर्ट। तो 226 के तहत हाई कोर्ट क्या है? रीट जारी करता है, 5 गो रीट जारी करता है, पता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? तो सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो वो 32 अनुच्छेद के तहत जो है 5 रीट जारी करता है, ध्यान रखिएगा। 5 रीट कौन कौन से? बंद प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा लेख और उत्प्रेषण। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय यानी ये राज्य स्तर पर होता है, ध्यान रखिएगा। अपना उच्च न्यायालय कहाँ है? इलाहाबाद, एक खंडपीठ लखनऊ में भी है। प्रश्न नंबर 38 उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 39 वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, कितने हाई कोर्ट हैं? तो 24 हाई कोर्ट हैं, ध्यान रखिएगा। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 39 का। वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 24 यहाँ पर दिया गया है। प्रश्न नंबर 40 उत्तर प्रदेश के विधानसभा में कुल कितनी संख्या सदस्यों की संख्या होती है? 404, ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। 403 प्लस 1 होता है, एक एंग्लो इंडियन होता है। 403 सदस्य चुन के विधान सभा के आते हैं उत्तर प्रदेश के। चलिए उत्तर प्रदेश की जब बात हो रही है तो और भी बातें कर लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं लोकसभा, एक होता है राज्यसभा और एक होता है विधानसभा, विधान, और एक होता है विधान परिषद। पी लगा दिया इसके आगे। चलिए लोकसभा की कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में आपको बताना है। लोकसभा की उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 80। राज्यसभा की कितनी सीटें? 31। विधानसभा की कितनी सीटें अभी मैंने बात किया? 403 प्लस 1। उसके बाद विधान परिषद की 100। तो पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, आपके महत्वपूर्ण हैं। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 है कि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी वर्ष की आयु होना आवश्यक है? विधान परिषद का अगर सदस्य आप बनना चाहते हैं तो विधान परिषद की बात होती है। देखिए एक होता है विधान परिषद लिख दिया मैंने, और एक होता है विधान सभा होता है, ठीक। तो विधान परिषद के लिए 30 वर्ष और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष और विधान सभा के लिए 25 वर्ष होती है। तो विधान परिषद की बात हो रही है तो बी वाला विकल्प 41 का हमारा सही हो जाएगा। सही है ना? विधान परिषद के लिए 30 वर्ष होती है, पॉइंट ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। बी वाला विकल्प इसका सही होगा। यहाँ पर दिया गया है 30 वर्ष आयु होती है विधान परिषद के लिए कम से कम। प्रश्न नंबर 42 के उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इस राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेंगे प्रत्येक राज्य के। तो ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 42 का। आगे चलते हैं। राज्यपाल का मुखिया होता है, राज्य का मुखिया होता है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल विधानसभा के बहुमत प्राप्त दल के नेता को सरकार बनाने के लिए बुलाते हैं और मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति पूछ देता कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं।
ठीक है ना, ये भी बात ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 43 भी इसके साथ देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 43 कह रहा है कि मत डालने के लिए कम से कम कितनी वर्ष होनी चाहिए। सबको पता है भैया 18 वर्ष, लेकिन पंचायती चुनाव लड़ना है तो 21 वर्ष होना चाहिए, ठीक है ना। विधानसभा के लिए 25 वर्ष, विधान परिषद के लिए 30 वर्ष। पॉइंट ध्यान रखिएगा, एकदम राज्य स्तर से बात मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 43, मत डालने के लिए कम से कम कितनी वर्ष होनी चाहिए, तो वहीं 18 वर्ष। ये लगता है कि हमारा प्रश्न खत्म हो गया है। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पार्ट 1 में हमने संविधान से रिलेटेड जो यूथ कंपटीशन टाइम्स में दिया गया है उसको हमने कवर करा दिया है। अभी इसके बाद पार्ट 2 आएगा, पॉइंट ध्यान रखिएगा, पार्ट 2 आएगा, तो पार्ट 2 वाली वीडियो भी जरूर देखिएगा, जल्द ही वो भी आने का प्रयास करूँगा। तो चलिए दोस्त, वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।